Hello, hello, hello to all my lovely students. वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। कैसे हो आप सब लोग? आपके एग्ज़ाम्स की तैयारियां कैसी चल रही है? आई एम सो सॉरी कि कुछ दिनों से आप लोगों के लिए वीडियोस मैं नहीं ला पा रही हूँ, बट आई प्रॉमिस कि मैं आपसे ट्राई करूँगी कि रेगुलरली मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आते रहूँ। 100% मैं ट्राई करूँगी। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का यूनिट 4 विच इज़ अबाउट ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट ब्लड। और यूनिट 3 के भी कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोग चिंता मत करो कि मैम ये सब टॉपिक्स छोड़ दिए कैसे। यूनिट 3 के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यूनिट 3 में जो मेजर आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते थे एग्जाम में वो मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है। बाकी जो एक दो आप लोग का टॉपिक बच गया है वो एज शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, उसके भी वीडियोस आपके लिए जरूर मैं लेके आऊंगी। बट आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, जो कि अगेन एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम में आ सकता है, विच इज अबाउट कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग रेडी हो एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्लास के लिए? बहुत अच्छे से मैंने आप लोग के लिए नोट्स प्रिपेयर किया है। जैसे स्लाइड में नोट्स लिखे हैं आपको वैसे ही अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, और बहुत अच्छे से मैं ट्राई करूँगी आप लोग को चीज़ें समझाने की, ताकि आपको वो चीज़ हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रह जाए। तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड थ्रू आउट द क्लास एंड बी रेडी टू नोट डाउन द मोस्ट अमेजिंग नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट बच्चा हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। मैंने क्या बोला, आज का टॉपिक है अबाउट कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है कॉम्पोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। नाउ फर्स्ट लाइन क्या लिखा है देखो, ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपको पता है, आप लोग ने पढ़ा होगा टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें से एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसका काम होता है कि वो कनेक्ट करता है नाइबरिंग सेल्स को या सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। नाउ अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके पास फर्स्ट होना चाहिए मैट्रिक्स, सेकेंड फाइबर्स एंड थर्ड सेल्स। ये तीन चीज बिल्कुल प्रेजेंट होनी चाहिए एक कनेक्टिव टिश्यू में। बट जो ब्लड है हमारा, ब्लड के पास मैट्रिक्स तो प्रेजेंट है, सेल्स भी प्रेजेंट है, बट फाइबर्स आर एब्सेंट। Okay, that means blood contains matrix and cells but does not contain fiber. That means it is a fiberless connective tissue. और fluid हम क्यों बोले हैं, बिकॉज उसका fluid nature होता है। That means blood एक ऐसा fluid है जो different body systems को connect कर रहा है, जिसके कारण उसको fluid connective tissue बोला गया है। That circulates throughout the body, delivering oxygen and nutrients to cells and removing waste product. तो ऑब्वियसली ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जितना भी यूजफुल आइटम्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, उन सबको डिलीवर कर रहा है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, और उनमें से जितना वेस्ट प्रोडक्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबको कलेक्ट भी कर रहा है। दैट मीन्स ब्लड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी। Okay, understanding the composition of blood helps explain how it supports vital functions like respiration, immunity and temperature regulation. तो मोटा माटी हमने यहाँ समझ लिया कि ब्लड हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है, जैसे बिकॉज वो गैसियस एक्सचेंज करवा रहा है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ऑल्सो ब्लड में हमारे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमको इम्यूनिटी मिल रही है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी का, पीएच को बैलेंस करके रखता है। तो इतने सारे फंक्शंस ब्लड कर कैसे पाता है, यही समझने के लिए हमको ब्लड का कॉम्पोजिशन को फर्स्ट समझना पड़ेगा। डन। उसके बाद क्या लिखा है देखो, ब्लड को बोला जाता है फ्लूइड ऑफ द ग्रोथ because it carries nutrients from the alimentary canal to different parts of the body and also carries hormones from endocrine glands to target organs to make coordination. That means blood को हम बोल देते हैं कि वो fluid of the growth है।
क्यों? क्योंकि ब्लड तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फॉर्म हो रहे हैं उनको उनके टारगेट एरियाज तक पहुंचाने का काम है ब्लड का। सिमिलरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है बेटा? ब्लड का। ओके, समझ आया इतना इंट्रोडक्शन पार्ट? वेरी इजी। देन नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो आप लोग ऐसे ही हेडिंग दे देना प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया पहले आप वैसे लिखोगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड लिखोगे। देखो जैसे आप लोग का क्वेश्चन आया है कि डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर वे हो जाता है ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर, और उसमें ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको किसी चीज़ का लिखना है, आप डायरेक्ट उसी पॉइंट को लिखना स्टार्ट मत करो। थोड़ा सा छोटा सा ही एक पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन लिख दो, जिससे आपका आंसर और ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट हो पाएगा। ओके, तो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ रहे हैं जो आप लोग को लिखना है कॉपी में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दोगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। फर्स्ट उसमें आएगा वॉल्यूम। तो अगर हम देखें तो हमारा बॉडी वेट जितना भी है, टोटल बॉडी वेट, उसका 7 to 8% हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। नॉर्मल एडल्ट्स में अबाउट 5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट, एंड न्यू बॉर्न बेबी के केस में अबाउट 450 ml ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज कलर। तो द आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड इन कलर। आर्टेरियल ब्लड का मतलब है बेटा जो ब्लड हमारे आर्टेरीज में फ्लो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आर्टेरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, प्योर ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका कलर कैसा होगा? स्कारलेट रेड, यानी ब्राइट रेड कलर होता है। वहीं अगर हम वेनस ब्लड का बात करें, यानी जो ब्लड हमारे वेन्स में फ्लो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसका कलर होता है पर्पल रेड। दैट मीन्स नॉट ब्राइट रेड बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड कलर। ओके, देन नेक्स्ट इज पीएच। तो ये चीज़ तो आप लोग को जाननी ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं कि ब्लड का पीएच कैसा है। तो वो स्लाइटली अल्कालाइन होता है, 7.3 to 7.5 इज द पीएच। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज अबाउट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, which is about 1 degree centigrade higher than our ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स हमारे माउथ का जो टेम्परेचर होता है या फिर हमारे रेक्टम का जो टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर हमारे ब्लड का रहता है। ओके, देन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट वेरीज फ्रॉम 1.05 to 1.06 विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है बेटा थिकनेस। अगर एकदम सिंपल बोलूँ तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा डेंसर होता है एंड थीकर होता है एज कॉम्पेयर टू वाटर। वाटर का जो थिकनेस है उससे अबाउट 5 times ज़्यादा थिकनेस एंड डेंस होता है हमारा ब्लड। और क्यों ऐसा होता है? तो इट इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। अभी हम देखेंगे भी कि कौन से ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, बट उनके प्रेजेंस के द्वारा ही क्या है, ब्लड ज़्यादा थिकनेस है। ऑल्सो ब्लड थोड़ा स्टिकी होता है एज कॉम्पेयर टू वाटर। डन, इतना समझ आ गया आप लोग को? क्लियर हो इतना तक? नेक्स्ट मूव ऑन करें। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब आपको हेडिंग दे देना है बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। पहले जो 2 स्लाइड्स हमने देखे वो आपके इंट्रोडक्शन थे, उसके बाद अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। आप लिखोगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। इट इज composed of 2 major blood components. First is plasma, second is formed elements. समझ आया क्या बोली? अगर हम देखें ब्लड का कॉम्पोजिशन, तो ब्लड में मेनली 2 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। एक हो गया प्लाज्मा, या उसको आप ब्लड प्लाज्मा बोल दो। दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या आप उसको सिंपली सेल्स बोल दो। अगर ब्लड 100% है तो उसमें 45% आप लोग का प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा, सॉरी 55% होगा। एक सेकेंड, ओ गॉड सॉरी, और एक बार लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ब्लड इज, अगर ब्लड हमारा 100% है तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 55%,
and blood cells is about 45%. Okay, now what is plasma? तो plasma होता है liquid part of blood and what is cells? तो cells are the cellular components या उसको हम form elements भी बोल देते हैं जो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होके प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम समझेंगे इस फ्लो चार्ट को. एक सेकेंड. ओके, ये फ्लो चार्ट को समझेंगे नेक्स्ट हम लोग. तो ये चीज़ आप एग्जाम में ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो. करोगे तो अच्छा ही एक वे हो जाएगा प्रेजेंटेशन का. तो फर्स्ट जैसे मैंने कहा आप लोग को ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं. एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जिसको हम लोग सेल्स बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? तो प्लाज्मा में प्रेजेंट है एमिनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट गैसेस, different plasma proteins. Also plasma consists of water. प्लाज्मा में वाटर भी प्रेजेंट रहता है. ओके, नाउ अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स तो प्लाज्मा में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. दैट इज एल्बुमिन्स, फिब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन्स. डन. इतना सब चीज हमको प्लाज्मा में डिस्कस करना है. अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल का बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. ल्यूकोसाइट्स और जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स और जिसको हम लोग RBC भी बोल सकते हैं. ओके, अगर ल्यूकोसाइट्स या WBC का बात करें दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स. Granulocytes are again divided into 3 categories: neutrophil, basophil, eosinophil. And agranulocyte is categorized into 2, which is lymphocyte and monocyte. दिस इज द होल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो मैंने आपको ब्रीफली एक ही पेज में बता दिया. अब वन बाय वन इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन द फर्दर स्लाइड्स. ओके, नेक्स्ट मैं आप लोग को और एक डायग्राम यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ओके, ये डायग्राम आप लोग को नहीं करना है अपने नोट कॉपी में, बस इस चीज को लेकिन समझना है, इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ सपोज जैसे हम लोग जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है हमारे बॉडी से एक ब्लड का सैंपल निकाला जाता है और एक ऐसे ही बॉक्स में उसको रखा जाता है और आगे फिर जो टेस्ट करना है हम जिस टेस्ट के लिए गए वो किया जाता है. अब यहाँ पे आप चीज को समझो कि अगर हम एक ब्लड का सैंपल ले रहे हैं और उस ब्लड के सैंपल के साथ हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कर रहे हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस तो आपको पता होगा, ये एक टाइप का सेपरेशन टेक्निक है. तो इफ अ ब्लड सैंपल इज सेंट्रीफ्यूज्ड तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं ब्लड में वो सब सिंक कर जाते हैं एट द बॉटम. समझ आया? जितने भी ब्लड सेल्स हैं ऑल विल सिंक एट द बॉटम बिकॉज दे आर मोर डेंसर देन द प्लाज्मा. और प्लाज्मा क्योंकि लेस डेंस है, क्योंकि प्लाज्मा में तो मैंने बोला वाटर प्रेजेंट रहता है, तो प्लाज्मा ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट रह जाएगा उस ट्यूब के. समझ आया? नाउ अगर हम देखें ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा डेंस होता है इरिथ्रोसाइट्स. एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम ब्लड का बात करें तो ब्लड में 55% इज प्लाज्मा एंड 45% इज ब्लड सेल्स. और ब्लड सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन अगर मैं इरिथ्रोसाइट्स का बात करूं तो जितने ब्लड सेल्स हैं उसके 99% हमारे बॉडी में सिर्फ RBC है. चीज को समझना, मैं क्या बोल रही हूँ कि 55% प्लाज्मा है, 45% ब्लड सेल्स है. अगर ये 45% ब्लड सेल्स को हम 100% पकड़ते हैं तो उस 100% में से 99% सिर्फ RBC ही है and less than 1% is only platelets and WBCs that are present in our blood. समझ आया? तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे तो सबसे नीचे ट्यूब में इरिथ्रोसाइट्स आके क्या हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे. ओके, जस्ट इरिथ्रोसाइट के ऊपर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना एक वाइट कलर का बफी कोट टाइप, उसमें प्रेजेंट रहेंगे आपके सारे प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. एंड जो ऊपर में आप देख रहे हो पेल येलो कलर, दैट इज योर ब्लड प्लाज्मा. ओके, ब्लड प्लाज्मा में आपका वाटर, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब प्रेजेंट है. प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs प्रेजेंट है और इरिथ्रोसाइट में आपके RBC प्रेजेंट है. और प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट के बीच में एक पतली सी बफे कोट लेयर फॉर्म हो रही है प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स की. समझ आया इतना? डन. ओके, देन
नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट आप लोग देखो, ये आप लोग कर सकते हो कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दिस इन योर कॉपी। ओके, नाउ क्या लिखा है देखो, वही चीज जो हमने डिस्कशन किया कि ब्लड में अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा, सेकेंड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इज 55%। प्लाज्मा कैसा है, तो लिक्विड पोर्शन, इट इज कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। एंड फॉर्म एलिमेंट्स इज अबाउट 45% एंड इट इंक्लूड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डन, इतना तक समझ आ गया? क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट ब्लड कंपोनेंट विच इज प्लाज्मा। पहले हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अबाउट प्लाज्मा, उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे अबाउट फॉर्म एलिमेंट्स। डन, ओके। ठीक है, तो आप लोग नंबर 1 हेडिंग दे देना प्लाज्मा, या ब्लड प्लाज्मा भी लिख सकते हो। क्या लिखा है देखो कि हमारा टोटल ब्लड जितना है, अगर 100% है तो उसका 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। और ये कैसा होता है, एक स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, दैट मीन्स बोलूँ पेल येलो कलर का होता है। एंड इट इज एन एक्वेस सॉल्यूशन, दैट मीन्स लिक्विड पार्ट है, जिसमें 92% तो वाटर ही है, 8% ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, एंड एकदम मिनिमम अमाउंट यानी ट्रेस अमाउंट में अदर मटेरियल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, दे आर नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, और वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाते हैं लीवर सेल्स, जिसको कि हम लोग हेपेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। Now, what are the plasma proteins? So, 3 different types of plasma proteins are present. First is albumin, then globulin, and then fibrinogen. समझ आया इतना तक आप लोग को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो वही चीज लिखा है, एल्बुमिन को लीवर बना रहा है। ग्लोबुलिन इज ऑल्सो मेड बाय लीवर सेल्स बट इट इज डेराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है फिर हम पढ़ेंगे। ओके, फिब्रिनोजन को भी लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड फिब्रिनोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, इट एक्ट्स एज ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, आफ्टर द ब्लड क्लॉट द लाइट येलो कलर फ्लूइड दैट कम्स आउट एज सीरम contains albumin and globulin but not the fibrinogen, and so these are called as serum albumin and serum globulin. आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि डिफाइन सीरम, सीरम हम किसको बोलते हैं? ओके, ये सीरम वो हेयर सीरम, फेस सीरम वाला सीरम नहीं है बेटा। ये सीरम कब प्रोड्यूस होता है, जब आप लोग का कोई इंजरी हुआ है तो वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, बट कुछ टाइम के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है बिकॉज हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस चल रहा है। तब आप देखोगे कि उसी जगह से एक लाइट येलो कलर का लिक्विड निकलता है जिसको बोला जाता है सीरम। अब वो सीरम में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन तो प्रेजेंट हैं बट फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन को सीरम एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन बोल सकते हैं। तो सीरम का मतलब आप लोग समझ गए, सीरम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, माइनस फिब्रिनोजन। ओके, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इज इक्वल्स टू सीरम। Next, all these plasma proteins give viscosity to the blood and helps in the maintenance of blood pressure. तो ये चीज तो मैंने आपको समझा ही दिया है, समझ आ गया इतना तक आप लोग को? डन, आगे बढ़े अब। ओके, Among them fibrinogen is crucial in blood clotting, मतलब अभी जो हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स का नाम पढ़े उनके फंक्शंस क्या है वो हम देख रहे हैं। तो फिब्रिनोजन तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। एल्बुमिन मेंटेन वाटर विद इन द ब्लड स्ट्रीम, मतलब वाटर कंटेंट को मेंटेन कर रहा है एल्बुमिन। ऑल्सो एल्बुमिन का एक चीज आपको याद रखना है कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन। एंड गामा ग्लोबुलिन क्या फंक्शन कर रहे हैं, दे फंक्शन एज एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। जो एंटीबॉडीज होते हैं ना बेटा, वही लोग गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, दैट मीन्स ग्लोबुलिन्स आर बेसिकली एक्टिंग एज एंटीबॉडीज। ओके, नाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ देने के बाद और क्या क्या कंपोनेंट्स प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, तो प्लाज्मा में रहते हैं मिनरल सॉल्ट्स, इट इंक्लूड्स NaCl,
different bicarbonates and small amount of sodium, calcium, magnesium, phosphorus, iron and copper. All these minerals are necessary for muscle contraction, nerve impulse conduction and maintenance of acid base balance. मतलब मेजरली हम बोले तो प्लाज्मा में सॉल्ट्स रहते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हैं और ये सब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ ऑल्सो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. That means digestive foods like fatty acid, glucose, vitamins, amino acids, all are also present in the plasma. Okay. देन नेक्स्ट और क्या है बेटा प्लाज्मा में? हॉर्मोन्स हैं. हॉर्मोन्स क्या हैं? आप लोग को पता होगा कि ये हैं केमिकल मैसेंजर जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं. प्लाज्मा का काम है वो हॉर्मोन्स को कैरी कर देगा फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू देयर टारगेट ऑर्गन्स. देन प्लाज्मा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. Then it also consists of organic waste, that means different metabolic waste which are produced in our body लाइक यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो कि लीवर में फॉर्म हो रहे हैं बट उनको जाना कहाँ है बेटा? किडनी के पास, क्योंकि एक्सक्रीशन तो किडनी ही करवा रहा है. तो प्लाज्मा का काम है कि लीवर से किडनी तक वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कैरी कर देगा. Also many different type of gases like oxygen, carbon dioxide, they are also dissolved in plasma and by that manner उन लोग का ट्रांसपोर्ट भी होता है. ओके डन. इतना तक समझ आ गया आप लोग को? इतना. नेक्स्ट यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट में आप लोग को मैं सब कुछ समझा दूंगी कि प्लाज्मा में क्या क्या कंटेन है. अब ये चीज़ आपको कॉपी में नहीं करना है अपने थ्योरी पार्ट में, आपको सिर्फ लिखना है प्लाज्मा के बारे में, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है. ओके तो मेजरली अगर हम देखें प्लाज्मा विच इज़ 55% ऑफ ब्लड, उसमें 90 to 92% तो वाटर ही है एंड रेस्ट 8 to 10% ओनली सॉलिड पार्ट इज प्रेजेंट. ओके अब सॉलिड पार्ट में क्या आ रहा है? एक आता है इनऑर्गेनिक पार्ट, एक आ रहा है ऑर्गेनिक पार्ट. ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या होगा बेटा? विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटोरी मैटर, हॉर्मोन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स. इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या आ जाएगा? आयंस, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम. सॉल्ट्स आ जाएंगे. मैक्सिमम कौन सा सॉल्ट रहता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. एक्सेप्ट दैट पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑल दीज आर प्रेजेंट एंड डिफरेंट गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट. डन. अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स का बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. एक हो गया एल्बुमिन एंड मैंने बोला एल्बुमिन इज अबाउट 4% विच इज मैक्सिमम मोस्ट एबंडेंट. ओके बट एबंडेंट है तो क्या हुआ बेटा? ये है सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और ये क्या मेंटेन करता है? ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर कंटेंट इन द प्लाज्मा. उसके बाद है ग्लोबुलिन जो कि 2 to 2.5% है. ग्लोबुलिन के टाइप्स होते हैं बेटा, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन. हमने अभी देखा था, वहाँ लिखा था गामा ग्लोबुलिन एक्ट एज एंटीबॉडीज, तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबुलिन का गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज के जैसे काम करता है. उसके बाद फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों एक ही हैं बेटा. बेसिकली ये दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए 0.3% जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. मतलब ऐसा देखा जाए तो दोनों अलग अलग ही प्रोटीन्स हैं, दोनों एक प्रोटीन नहीं है बट दोनों का काम एक है कि दोनों ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, दोनों को लीवर सिंथेसाइज कर रहा है और उनका रोल तो अलग है बट कर वो एक ही चीज रहे, दैट इज टू स्टॉप ब्लीडिंग प्रोसेस. ओके बट अगर हम देखें प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में तो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन प्रोटीन ही प्रेजेंट रहता है. ओके प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ब्लड स्ट्रीम में. डन. तो यहाँ पे क्या चीज याद रखना है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एल्बुमिन, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, बट लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन. ये चीज आपको याद रखना है. और प्लाज्मा में अगर हम देखें रेशियो ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन तो इट इज 2:1. दैट मीन्स ग्लोबुलिन का पूरा डबल हिस्सा एल्बुमिन का रहता है. डन. समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आपका प्लाज्मा पार्ट इज कंप्लीट. ब्लड में 2 चीज पढ़ेंगे, प्लाज्मा हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके डन.
ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट था ब्लड का विच इज़ प्लाज्मा, उसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो सेकेंड कंपोनेंट है विच इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नंबर 2 हेडिंग दे दोगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, द फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूट ब्लड सेल्स एंड इट कंस्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ ब्लड। हो चुका है ये सब डिस्कशन, एंड इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेड ब्लड सेल्स। आप लोग हेडिंग दोगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उतना लिखोगे, उसके बाद आप लोग हेडिंग दे दोगे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट वाइज यहाँ पे जैसे लिखा है आप लोग को वैसे ही कॉपी में लिखना है। In mammals, RBC can never be a complete cell due to absence of nucleus and other cell organelles. अब क्या होता है बेटा, ये चीज़ तो आप लोग को पता होगी कि हमारा RBC इज इन्यूक्लिएटेड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मामल्स के केस में स्टार्टिंग से ही RBC इन्यूक्लिएटेड होता है। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो एम्ब्रियोनिक RBC इज न्यूक्लिएटेड, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम अडल्ट बन रहे हैं, इन दैट केस एडल्ट RBC इज इन्यूक्लिएटेड। एंड वाई, क्यों आरबीसी इन्यूक्लिएटेड हो जाता है? टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया और स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। इतना तो आप लोग को पता है कि आरबीसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, और हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम स्पेस एंड एरिया प्रोवाइड करने के लिए आरबीसी में ना ही न्यूक्लियस होते हैं ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड दिस इज ओनली इन द केस ऑफ मामल्स। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट लिखा है शेप। अगर हम शेप बात करें तो मैच्योर आरबीसी इज सर्क्यूलर और बाई कनकेव इन शेप। ये बाई होगा बेटा, बी आई, ओके, बाई कनकेव इन शेप। The center part is much thinner than the periphery. A mature RBC is soft and flexible and can absorb the gases quickly. तो mature RBC का अगर हम शेप देखें, मैं आप लोग को शेप दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, दिस इज द शेप ऑफ मेच्योर आरबीसी। देख लो, अगर सरफेस व्यू हम देख रहे हैं तो सर्क्यूलर शेप का रहता है, और अगर हम लोग सेक्शनल व्यू देख रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हो ऐसे बाइकन के व्यू में रहेगा। ओके, डन इतना। देन और क्या लिखा है पॉइंट यहाँ पे कि जो सेंटर पार्ट रहता है आरबीसी का वो बहुत ज़्यादा पतला रहता है एज कॉम्पेयर टू पेरिफेरी, एंड मैच्योर आरबीसी सॉफ्ट रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत जल्दी गैसेस को एब्जॉर्व कर सकता है। उसके बाद अगर हम साइज का बात करें तो ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 8.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और अगेन ये चीज़ आप लोग का इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। लार्जेस्ट आरबीसी अगर हम देखें मामल्स के केस में तो इट इज़ प्रेजेंट इन एलिफेंट विच इज़ अबाउट 9.4 माइक्रोमीटर, एंड स्मॉलेस्ट आरबीसी अगर हम देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन मस्क डियर विच इज़ अबाउट 2.5 माइक्रोमीटर। और एक चीज़ जो आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मैच्योर मामालियन आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड, बट एक्सेप्शन रहता है कैमल्स। ओके, कैमल्स के केस में मैच्योर आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। कैमल्स हो गया, लामाज, इन सब के केस में जो आरबीसी रहता है इनका मैच्योर आरबीसी दैट इज न्यूक्लिएटेड। ओके, डन इतना तक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कलर डिस्कस करें तो सिंगल फ्रेश आरबीसी इज पेल येलो इन कलर and they are arranged in a mass to give red color. Again very important, that means अगर आप एक सिर्फ सिंगल आरबीसी को पकड़ के देख रहे हो तो वो पेल येलो का दिखता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक थिकनेस एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड लाइट एब्जॉर्प्शन। अब आरबीसी का शेप कैसा है हमने देखा है, ऐसा बाइकनकेव शेप रहता है। इट मीन्स सेंटर एरिया जो है वो थीन है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मोर लाइट कैन पास विदाउट रिफ्लेक्टिंग द रेडनेस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही तो रेड कलर दे रहा है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सेल इज थिन इन द सेंटर, जितना भी लाइट है वो पास कर जा रहा है और रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है विद द रेडनेस ऑफ द हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड। बट जब आरबीसी एक के ऊपर प्रेजेंट है, एक के ऊपर होके जब आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, तब वो लोग क्या करते हैं, रेड कलर दिखा पाते हैं, उनका रेड कलर आ पाता है क्योंकि मोर लाइट उस जगह में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो पा रहा है।
ओके। देन काउंट का अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हम देखें आरबीसी नंबर ह्यूमन मेल्स में तो वो रहता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और वही ह्यूमन फीमेल में वो रहता है 4 to 4.5 मिलियन। इन्फेंट्स के केस में 6 to 7 मिलियन। वैल्यू आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मेल्स में काउंट थोड़ा ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू फीमेल्स। ओके, नाउ दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एलिवेटेड आरबीसी काउंट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नंबर हो गया है आरबीसी का। उस केस को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट इन द ब्लड इज कंसिडर्ड एज पॉलीसाइथेमिया कंडीशन। और ये कहाँ पे होता है? उन लोगों में ये चीज़ देखा जाता है जो हमेशा हाई एल्टीट्यूड्स वाले रीजन में रहते हैं, जैसे हिल स्टेशंस में रहते हैं। जस्ट उसी का उल्टा, अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। और इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड रिलेटेड सिम्टम्स आर सीन। ऑब्वियसली अगर आपके ब्लड में आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं है, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा बॉडी में, एंड इट इज वेरी डेंजरियस कंडीशन। ओके, समझ आया? इतना तक आप लोग को क्लियर हो? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा? देखो, पिगमेंट। तो इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। तो आरबीसी के पास क्या रहता है बेटा? हीमोग्लोबिन रहता है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम हीमोग्लोबिन का बात करें तो आरबीसी के पास एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि एक्चुअली आरबीसी को उनका रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम से कम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। दैट मीन्स एक हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एंड ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है वो एक रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होता है। दैट मीन्स जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो वो फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, बट दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट मीन्स वापस ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन कंबाइंस टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और इसी फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम लाइफ स्पान का बात करें तो द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। उसके बाद जो भी आरबीसी डेड हो गए हैं वो सब डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बट एट दिस टाइम द आयरन इज स्टोर फॉर फर्दर यूज इन द फॉर्म ऑफ हिम। अब देखो, आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन में दो चीज प्रेजेंट रहता है, एक रहता है हिम, एक रहता है ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। तो जब हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन पार्ट है उसको वापस स्टोर कर लिया जाता है हीम के फॉर्म में, ताकि आगे फिर उसका यूज किया जा सके। बट जो प्रोटीन पार्ट है जिसको मैं बोल रही ग्लोबिन, वो प्रोटीन पार्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू बाइल पिगमेंट्स, एंड देन दे आर टेकन इनटू द लीवर फॉर देयर रिमूवल। ओके, डन? इतना तक समझ आया ये सब पॉइंट्स आप लोग को? देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फॉर्मेशन। तो द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। मेजरली जितने भी ब्लड सेल्स हैं बेटा सब बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस है जिससे आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म हो रहे हैं उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन तो इरिथ्रोपोइसिस, और ये इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, क्या बोली? इरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द किडनी विच हेल्प्स इन द इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस का बात करें तो आरबीसी डिटरमाइन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि ऑब्वियसली आरबीसी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। जितने आरबीसी है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगा ब्लड का। और एक चीज़ ये फॉर्मेशन वाले स्टेप में आपको याद रखना है कि जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो आरबीसी फॉर्म होता है इन यॉर्क से, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे बॉडी में
बोन मैरो फॉर्म हुए नहीं रहता है। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं तो हमारे बॉडी में यॉर्क सैक में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद लेटर लाइफ अगर हम देखें तो आरबीसी हमारे लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड ये सब में फॉर्म होते हैं। एंड आफ्टर बर्थ जब हम एडल्ट स्टेज में आ जा रहे हैं तो आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। समझ आया? ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। देन क्या लिखा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मैं एक सेकेंड ये सब रब कर दूं। ठीक है, तो आरबीसी के बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है रॉलेक्स फॉर्मेशन। क्या है इसका मतलब समझो। इट रेफर्स टू द कॉलम ऑफ कॉर्पसल्स अरेंज वन अबव अदर लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग कॉइन्स कॉइन्स मतलब आप 5 का सिक्का देख लो, 1 का सिक्का, जब उसको आप लोग एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हो तो वो कैसे एक पाइल्स यानी पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो आरबीसी को भी हम एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कर सकते हैं ड्यू टू देयर सरफेस टेंशन, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। जैसे कि ये पिक्चर आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ओके, दिस इज रॉलेक्स फॉर्मेशन। आरबीसी का एक टेंडेंसी होता है कि वो लोग ऐसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू। ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, डन। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हीमोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रप्चर हो रहा है आरबीसी का। कैसे? इट रेफर्स टू द आउटर पैसेज ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी ड्यू टू द रप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय लिपिड सॉल्वेंट्स और बाइल सॉल्ट्स। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू एनी लिपिड सॉल्वेंट या बाइल सॉल्ट आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फट जाता है। एज अ रिजल्ट उसके अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो सब बाहर निकल आएगा। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग हीमोलाइसिस बोलते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्लूटिनेशन। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसमें क्या होता है? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। दैट मीन्स नॉर्मली आरबीसी फ्लोट कर रहे हैं ब्लड में, बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जैसे आरबीसी एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आ गए या सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में, तो सारे आरबीसी क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह में, क्लम्प हो जाएंगे, सेमी सॉलिड मास फॉर्म कर देंगे, जिसके कारण ब्लड का जो फ्लूइडिटी नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलता है एग्लूटिशन कंडीशन। डन, समझ आया इतना तक? ये चीज़ हम लोग ने देख लिया। अगर हम बात करें आरबीसी का, तो इन ह्यूमंस आरबीसी का डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है, वो चीज़ हमने देखा। सेक्शनल व्यू में अगर हम देखेंगे तो इसका अगर हम देख सकते हैं डायमीटर 2.0 माइक्रोमीटर दिया है। बट अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है कि ह्यूमंस में आरबीसी का डायमीटर कितना है, तो दैट इज 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये डायग्राम भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इज केमिकल कॉम्पोजिशन। तो अगर हम केमिकली देखें तो आरबीसी कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? आयरन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज composed ऑफ 49% प्रोटीन, 44% लिपिड्स एंड 7% कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर हम देखें तो हर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड्स ये सब का परसेंटेज डिफर करता है। बट जो इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जिससे क्वेश्चन फॉर्म होती है वो होती है कि आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, देन लास्ट इज फंक्शंस ऑफ आरबीसी। क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट मेजर फंक्शन तो यही है बेटा कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है गैसेस का। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा लंग्स से टिश्यू तक, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर देगा टिश्यू से लंग्स तक। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोल देना। पहला हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेकेंड हो गया कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। दैट मीन्स क्या? ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। वही कार्बन मोनोक्साइड भी कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आया आप लोग को ये चीज़?
देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट असिस्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ लिया। इट सर्व एज अ बफर रेगुलेटिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ब्लड का काम क्या रहता है बेटा, ब्लड में जो आरबीसी है वो एक बफर जैसे काम कर रहे हैं, वो ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। ऑल्सो ब्लड को विस्कोसिटी दे रहे हैं, हम तो पढ़े थे कि ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं उसीलिए ब्लड विस्कस है। ऑल्सो इट कंटेन ब्लड ग्रुप एंटीजेंस एंड RH फैक्टर। अब ये चीज़ क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और यही प्रोटीन्स डिटरमाइन करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे भी आगे, बट आप लोग को ये चीज़ पता भी होगी, +2 में आप लोग ने ये चीज़ सीखी होगी कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है बाय द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब एंटीजेंस का मतलब तो होता है बेटा फॉरेन पार्टिकल, बट सारे एंटीजेंस फॉरेन नहीं होते, कुछ एंटीजेंस सेल्फ भी होते हैं, सेल्फ एंटीजेंस जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके खिलाफ हमारा बॉडी कभी भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करता है। इन केस अगर हमारा बॉडी हमारे ही सेल्फ एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो हो जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये सब चीज़ कुछ कुछ तो आप लोग को पता होगी ना, ठीक है। तो हमारे आरबीसी के सरफेस में वैसे ही कुछ सेल्फ एंटीजेंस या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। उसमें RH एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल A एंटीजन, B एंटीजन, AB एंटीजन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप आप लोग को फंक्शंस ऑफ आरबीसी क्लियर हुआ होगा और यहाँ तक आप लोग का आरबीसी इज कंप्लीटेड। ओके, क्या क्या लिखना है आप लोग को समझ आ गया आरबीसी में? आप लोग हेडिंग दोगे फॉर्म एलिमेंट, उसके बाद आरबीसी में ये सब चीज, देन नेक्स्ट ऑल दिस, देन नेक्स्ट ये सब जो जो लिखा है पॉइंट वाइज आप लोग को लिखना है। ये डायग्राम आप कर सकते हो, अगर आप लोग का मन है तो ये डायग्राम आप कर सकते हो, ये डायग्राम करने का कोई दरकार नहीं है। और उसके बाद लास्ट में ये चीज, योर आरबीसी नोट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ WBC। ओके, डन इतना तक? नंबर 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल क्या है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स, हेडिंग दोगे नंबर 2, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स भी बोल सकते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो एक टाइप के ट्रू सेल होते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियस होता है, जबकि आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर हम शेप देखें तो व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, दे आर इरेग्युलर इन शेप बिकॉज दे हैव एमीबॉइड एबिलिटी। मतलब जैसे एमोइबा के पास एबिलिटी रहता है ना टू चेंज देयर बॉडी शेप, इन लोग के पास भी बेटा वैसा ही प्रॉपर्टी रहता है, ये लोग अपना शेप चेंज कर पाते हैं। इसीलिए कहीं भी अगर हमको कोई इंजुरी हो रहा है या कहीं पे भी कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हाई अमाउंट में WBCs एंटर कर पाते हैं इनसाइड दैट ब्लड वेसल ऑफ इंजर्ड एरिया ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, नाउ WBCs आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन इम्यून सिस्टम डिस्पाइट देयर रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स। आगे हम देखेंगे भी कि WBC का नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू RBC एंड प्लेटलेट्स, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या होगा? डेंजर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड इवन ट्यूमर सेल्स। The blood cells are produced primarily in the red bone marrow। मैंने अभी आरबीसी के टाइम आपको बताया कि हमारे सारे ब्लड सेल्स बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं, बट आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ वो लोग अलग अलग जगह में फॉर्म होते हैं क्योंकि तब तक बोन मैरो हमारे बॉडी में नहीं बना होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं, हालांकि कुछ WBC लिम्फेटिक टिश्यूज में भी फॉर्म होते हैं। Okay, then unlike red blood cells which remain within the bloodstream, WBC can move out of blood vessels and travel to areas of infection or damage in the body। तो मैंने जैसे बोला कि WBC का एमोइबा लाइक मूवमेंट होता है तो वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी लोग सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर ही प्रेजेंट होते हो, कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकल सकते। बट WBC के पास एक बहुत स्ट्रेंज पावर होती है कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर घुस भी सकता है, ब्लड वेसल से बाहर भी निकल सकता है, जहाँ डैमेज्ड एरिया है, इन्फेक्शन वाला एरिया है, वो हर जगह मूव कर सकता है। नेक्स्ट अगर साइज का बात करें तो WBC का साइज लार्जर होता है एज कम्पेयर टू RBC एंड इट इज अबाउट 8 to 15 माइक्रोमीटर।
काउंट देखें तो WBC इज ओनली अबाउट 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, जो कि बहुत कम है एज कॉम्पेयर टू RBC एंड ऑल्सो ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, बट ये WBC का मेजर फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम जैसे काम कर रहा है। नाउ ये 3 कंडीशन आप लोग को याद रखना है। TLC मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। हमारे बॉडी का अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाएगा उसको बोला जाएगा ल्यूकोपीनिया। एंड एबनॉर्मली एलिवेटेड TLC मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, अबाउट 100,000 अगर TLC हो गया है तो दैट लीड्स टू ब्लड कैंसर और उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, WBC को डिवाइड किया गया है इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स विच इज ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। और किस बेसिस में इनका डिवीजन हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। दैट मीन्स ऑब्वियसली WBC एक सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अगर इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोल देंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। बट अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसको हम बोल देंगे एग्रेन्युलोसाइट्स। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंस। ठीक है, तो उस हिसाब से WBC के 2 टाइप्स हो गए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट्स। उसको हम लोग ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, बाय देयर प्रोमिनेंट लॉब्ड न्यूक्ली एंड डिस्टिंक्ट ग्रेन्यूल्स विद इन देयर साइटोप्लाज्म। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है बेटा, उनका जो न्यूक्लियस होता है इट इज लॉब्ड न्यूक्लियस। लॉब्ड मीन्स जैसे ये सेल है तो इनका न्यूक्लियस ऐसे लॉब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा, कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा, सिंपल सर्कुलर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लस इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि विजिबल है। डन। अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ओके, देखो ये डायग्राम देखो, टाइप्स ऑफ WBCs 2 टाइप हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में फिर 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, जो हम 1 by 1 पढ़ेंगे। और एग्रेन्युलोसाइट में 2 टाइप होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, अब ग्रेन्युलोसाइट्स की जो 3 टाइप हैं वो तीनों के न्यूक्लियस आप देखो कैसे हैं, लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल सर्कुलर न्यूक्लियस नहीं है बेटा, लोब जैसा स्ट्रक्चर है। वेरेज आप एग्रेन्युलोसाइट्स की लिम्फोसाइट्स देखो, सिंपल है, यहाँ पे कोई लोब नहीं है। समझ आया कि नहीं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल। अभी इनका सबका काम क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस अगर एकदम सिंपली बोल दूं तो न्यूट्रोफिल्स हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस। कौन सा सेल, फॉरेन सेल। मतलब ये लोग फॉरेन सेल को खाने का काम कर रहे हैं या उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। स्नोफिल का काम क्या है कि ये फाइट करता है अगेंस्ट एनी पैरासाइटिक इन्फेक्शन। बेसोफिल्स का काम क्या है बेटा, तो इट प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटोरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट का फंक्शन, इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। एंड मोनोसाइट, इट फाइट्स विद बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा, ये डायग्राम आप लोग को कर भी सकते हो, बस आप लोग नाम मेंशन कर देना, फ्लो चार्ट बना के नाम मेंशन कर देना, ये सब डायग्राम्स करने का दरकार आप लोग को नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला जो है टेबल, ये टेबल आप लोग को ड्रॉ नहीं करना है। करना चाहते हो, अगर टाइम हो रहा है एग्जाम में तो करो, नहीं तो मत करो। यहाँ पे बस मैं आप लोग को चीजें याद करवाने के लिए ये सब टेबल्स लेके आई। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, हम लोग स्टार्ट किए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट एबंडेंट WBC, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एबंडेंट WBC है न्यूट्रोफिल, अबाउट 60 to 65%। और इसका काम क्या है बेटा, फेगोसाइटोसिस। उसके बाद स्नोफिल है 2 to 3%, एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। और लास्ट है बेसोफिल, जिसका परसेंटेज है ओनली 0.5 to 1%। एंड इसका काम क्या है कि इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटोरी रेस्पॉन्स शो करता है बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड हेपारिन।
क्या है ये चीज आगे बताऊंगी अभी। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लिखा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल्स हैं ब्लड स्ट्रीम में, एंड दे आर हाईली स्किल्ड इन लोकेटिंग एंड एनगल्फिंग बैक्टीरिया। ये इनका काम क्या है, ये ढूंढ ढूंढ के फेगोसाइट्स के जैसे काम करते हैं और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। कोई भी पैथोजन, पैथोजन मतलब समझ रहे हो, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो इनका काम क्या है, ये पैथोजन को ढूंढ ढूंढ के उनका फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। ओके, दैट मीन्स ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग अप कर रहे हैं डेड सेल्स का, विच बिकम्स पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉलोइंग एन इंजुरी और इन्फेक्शन। और मेजरली इनका काम कब बढ़ जाता है, जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया या इंजुरी हो गया, तब न्यूट्रोफिल्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Most granules within neutrophils are filled with enzymes that break down the materials they ingest. और इन लोग का मेजर काम क्या है बेटा, न्यूट्रोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है ना, उनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल्स अगर उनके अंदर आ रहा है, कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, उसको ये लोग डाइजेस्ट कर देते हैं। डन। और एक चीज, न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लोग न्यूट्रल रहते हैं, जैसे नाम में ये है ना न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, तो दे स्टेन विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो न्यूट्रल हैं, वो एसिडिक डाई के साथ भी स्टेन कर देंगे, बेसिक डाई के साथ भी स्टेन कर देंगे। डन। सेकेंड टाइप क्या है, इस्नोफिल। नाउ इस्नोफिल भी एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल है। नाउ इस्नोफिल के पास जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा स्टेन करते हैं विद एन एसिडिक डाई, जिसका नाम है इयोसिन। इयोसिन इज एन एसिडिक डाई, और उसी के साथ इस्नोफिल के ग्रेन्यूल स्टेन करते हैं, और स्टेनिंग के बाद ब्राइट रेड कलर के जैसे दिखते हैं। ओके, नाउ द लाइसोसोम्स विद इन दिस सेल, अब सेल है तो सेल ऑर्गेनेल होगा ही, तो इस्नोफिल के पास जो सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम है उसके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, और इन लोग का काम क्या है बेटा, दे न्यूट्रलाइज फॉरेन पार्टिकल्स एंड अदर सब्सटेंस। एंड बेसिकली इस्नोफिल का मेन फंक्शंस होता है कि वो लोग रेस्पॉन्स शो करते हैं टू एनी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। याद रखना है ये पॉइंट कि अगर बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रहा है या कोई पैरासाइट अटैक कर दिया है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है, तो उस टाइम इस्नोफिल का नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो हैं जो कि रेस्पॉन्स शो करते हैं। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को। नेक्स्ट बढ़ जाए, नेक्स्ट लास्ट वाला जो ग्रेन्युलोसाइट है दैट इज बेसोफिल। ओके, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बेसिक डाई के साथ स्टेन होंगे, और बेसिक डाई मेजरली कौन सा होता है इनके केस में, तो वो होता है मिथिलिन ब्लू। और जब ग्रेन्यूल्स इसके साथ स्टेन करते हैं तो वो डीप ब्लू कलर डिस्प्ले करते हैं। ओके, नाउ बेसोफिल सेल्स आर ऑल्सो सिमिलर टू इस्नोफिल्स, क्योंकि ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। बट जैसे कि हमने देखा इस्नोफिल के लाइसोजोम्स भी काम करते हैं, उनके पास भी ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल्स के पास कोई भी लाइसोजोम नहीं होता है। ओके, नाउ बेसोफिल करता क्या है फिर, तो उनके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं हिस्टामिन। नाउ व्हाट इज हिस्टामिन, तो हिस्टामिन इज मॉलिक्यूल, हम बोल सकते हैं हिस्टामिन एक मॉलिक्यूल है जो कि वाइडन कर देता है ब्लड वेसल्स को। दैट मीन्स इट एक्ट एज अ वासोडाइलेटर। वासो मीन्स ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का डायलेशन प्रोसेस कर देता है, जिससे वो लोग का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट दे इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। अगर ब्लड वेसल का जो ट्यूब है उसका डायमीटर बढ़ गया है तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो पास थ्रू इट। समझ आया इतना तक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टिश्यू इंजुरीज एंड एलर्जिक रिएक्शंस बेसोफिल रिलीज दिस हिस्टामिन। कब रिलीज करता है बेटा हिस्टामिन को, जब कोई इंजुरी हो गया है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं तब। ओके, ऑल्सो बेसोफिल्स के पास हिस्टामिन ग्रेन्यूल को छोड़ के और एक ग्रेन्यूल प्रेजेंट है जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है बेटा, एंटी कोआगुलेंट है। एंटी कोआगुलेंट मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होने नहीं दे रहा है, मतलब
जनरली कोआगुलेशन वर्ड का मतलब होता है क्लॉटिंग, ओके। तो ये क्या करता है, ब्लड को स्टॉप करता है फ्रॉम क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा बेटा, ब्लड सेमी सॉलिड हो जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर तो ब्लड को फ्लोइंग स्टेट में ही रखना है ना, लिक्विड स्टेट में ही रखना है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट ना कर जाए और लिक्विड स्टेट में ही रहे, इसीलिए ये एंटीकोआगुलेंट हेपारिन प्रेजेंट रहता है। समझ आ गया आप लोग को इतना तक सब कुछ? डन, ओके। देन नेक्स्ट नंबर 2 टाइप ऑफ WBC इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं, मतलब इनमें ऑब्वियसली देयर इज एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं है। ऑल्सो इनके पास लोब्ड न्यूक्ली नहीं रहता, इनके पास टिपिकल राउंडेड शेप या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ओके। देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट WBC, जिसमें एक है लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट, ओके। तो यहाँ पे अगेन वो टेबल दिया है जिसमें हम सिंपल परसेंटेज और फंक्शन समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी ये चीज़ आपको एग्जाम में ड्रॉ करने का दरकार नहीं है, ये जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिमेंबर, याद करने के लिए चीज़ों को, ओके। फर्स्ट है लिम्फोसाइट, जिसका परसेंटेज है टोटल WBC का 25 to 30%। लिम्फोसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट WBC, क्योंकि यही वो WBC है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है एंड इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। Next is monocyte, which is about 5 to 6%, and monocyte is again very important क्योंकि ये act करता है as macrophages and engulf pathogens and debris। debris मतलब समझ रहे हो, सेल डेब्रिस मतलब आफ्टर सेल डेथ जो बचा कुचा रह गया सेल का हिस्सा, दैट इज सेल डेब्रिस, ओके। तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट वाइज, मैं आप लोग को समझा देती हूँ। लिम्फोसाइट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू दोज दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड दोज दैट डायरेक्टली कॉम्बैट फॉरेन एंटिटीज लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। नाउ अगर मैं बोलूँ तो लिम्फोसाइट्स के भी टाइप्स होते हैं बेटा। हमने अभी आगे कुछ देर पहले एक फ्लो चार्ट देखा था जिसमें लिम्फोसाइट के 3 टाइप थे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। इसको आप बी सेल भी बोल सकते हो, बी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हो, टी सेल, टी लिम्फोसाइट बोल सकते हो, नेचुरल किलर सेल। अब ये बी लिम्फोसाइट या बी सेल का काम क्या रहता है बेटा, ये लोग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि जाके फॉरेन बॉडीज या एंटीजेंस के साथ फाइट करता है, ठीक है। ये जो टी सेल या टी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली जाके किलिंग करते हैं फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। समझ आया क्या बोली? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन के साथ फाइट करने के लिए, टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, वो लोग जाके डायरेक्टली फाइट करते हैं विथ फॉरेन बॉडीज और एंटीजेंस और डायरेक्ट उनका फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कर देते हैं। वहीं अगर नेचुरल किलर सेल्स का बात करूं बेटा तो इनका काम मेजरली होता है टू एलिमिनेट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये बाकी सेल्स को कुछ नहीं करते, मेजरली ये लोग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करते हैं। ऑल्सो कैंसरियस सेल्स को भी डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं ये लोग। डन। अब जैसे कि हमने बात किया ए ग्रेनुलोसाइट्स का न्यूक्लियस तो अनलोब्ड है, लोब्ड नहीं रहता, तो इसीलिए लिम्फोसाइट्स के अनलोब्ड न्यूक्ली के कारण हम उसको मोनोन्यूक्लियर वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली आप देखोगे अगर तो ग्रेनुलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। किसको किसको बेटा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हम किसको बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स को। पॉली मतलब क्या? मेनी, मॉर्फो मतलब फॉर्म, न्यूक्लियर। तो ग्रेन्युलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसका बहुत सारा फॉर्म होता है या वो मल्टी लोब्ड होता है, बट ए ग्रेन्युलोसाइट्स का तो ऐसा नहीं है, ये लोग के पास तो अनलोब्ड न्यूक्लियस है, तो इनको हम मोनोन्यूक्लियर WBC बोल सकते हैं। डन इतना तक। अब मोनोसाइट के पास आ जाओ। मोनोसाइट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कैन बी अप टू 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। दैट मीन्स यहाँ से आप लोग क्या समझे कि द लार्जेस्ट WBC इज मोनोसाइट। मोस्ट एबंडेंट WBC कौन सा था बेटा? न्यूट्रोफिल। लार्जेस्ट WBC कौन सा है? मोनोसाइट है।
अब मोनोसाइट क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली ये लोग ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, मतलब मजा मस्ती कर रहे हैं, बट जैसे ही कोई इंजुरी हो गया या कुछ दिक्कत वाली चीज़ आ गई, तो जहाँ पे वो इंजुरी हुआ है, जिस हिस्से में, जो टिश्यू में, जो सेल में, जो ब्लड वेसल में, मोनोसाइट नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम से वहाँ मूव कर जाएंगे। और जैसे ही ये मूव कर जाते हैं टू दैट बॉडी टिश्यू, अब मोनोसाइट को मोनोसाइट नहीं बोल के मैक्रोफेजेस बोला जाता है। समझ आया क्या क्या बोली? एक बार मैं ये रब कर देती हूँ और हम मोनोसाइट का जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दे सर्क्यूलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर बिफोर एग्जिटिंग टू मेच्योर इन द बॉडी टिश्यू। मतलब जैसे मोनोसाइट बने हैं अभी नए नए बोन मैरो में, तो वो लोग ब्लड स्ट्रीम में 24 आवर तक घूमते रहते हैं, मज़ा मस्ती करते रहते हैं, और उसके बाद वो लोग बॉडी टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं। Once there, monocyte undergoes significant enlargement and transform into macrophages, which are large cells that act as body's cleanup crew. तो जैसे ही बॉडी टिश्यू में एंटर कर गए, मोनोसाइट और थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, उनका साइज और थोड़ा बढ़ जाता है, और अब उनको बोला जाता है मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है बेटा, तो मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल के फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ऐसे दो WBC जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट तो न्यूट्रोफिल, सेकेंड मैक्रोफेजेस। ओके, नाउ ऑल टिश्यू मैक्रोफेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम मोनोसाइट। मोनोसाइट से ही सब मैक्रोफेजेस निकल रहे हैं। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है बेटा, तो दे डिवोर बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड अदर डेब्रिस। समझ आ गया इतना तक? यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये देखो डायग्राम। ओके, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर देखो, न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस। फर्स्ट तो आप देखो कि ये लाइन में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, दिख रहा है, बिंदु बिंदु दिख रहा है, ठीक है। अब इनके न्यूक्लियस आप लोग देख लो, इसके तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रहते हैं न्यूट्रोफिल के। इस्नोफिल का न्यूक्लियस कैसा रहता है, बाइलोब्ड। अगेन ये सब टर्म्स भी आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखो दो लोब है, एक दो, बाइलोब्ड रहता है, इसमें मल्टी लोब्ड। ओके, न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस। और बेसोफिल का अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एस शेप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, एस शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वहीं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तो ये लोग तो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। अब मोनोसाइट का आप लोग न्यूक्लियस देखो कैसा दिख रहा है आप लोग को, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस या बीन शेप्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा है बेटा, नॉर्मल राउंड न्यूक्लियस। समझ आया कि नहीं? ये चीज आप लोग डायग्राम कर सकते हो अपने थ्योरी कॉपी में एग्जाम्स के लिए। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को? WBCs के टाइप्स, WBC का स्ट्रक्चर, सब कुछ। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ WBC। तो जनरली तो WBC का काम क्या है बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म में वो काम कर रहा है, बट फिर भी डिफरेंट टाइप ऑफ WBC डिफरेंट हिसाब से काम कर रहे हैं। फर्स्ट देख लेंगे न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है। तो न्यूट्रोफिल बॉडी को प्रोवाइड करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर कर रहा है तो फर्स्ट रेस्पॉन्स कौन शो करेगा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल विल शो द फर्स्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। देन अगेन न्यूट्रोफिल्स आर रिलीज इन लार्ज नंबर एट द साइट ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम द ब्लड। कहीं भी अगर इंफेक्शन हो गया है तो सबसे पहला सेल जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो है न्यूट्रोफिल, और सेकेंड बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स में ये रिलीज होते हैं वो इंजुरी वाले जगह में, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल का काम क्या है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस के साथ मिलकर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कर रहा है। अब न्यूट्रोफिल्स के पास जो ग्रेन्यूल्स हैं बेटा, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीएजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस, इलास्टेजेस एंड मेटालोप्रोटीनेजेस। बेसिकली ये सब एंजाइम्स का काम क्या है, दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Okay, then neutrophils also secrete PAF, that means platelet activating factor, मतलब ऐसा फैक्टर जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहा है। Now PAF का काम क्या होता है बेटा, कहीं भी अगर इंजुरी हो गया है तो उस जगह में ये PAF एक्सेलरेट्स कर देता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग। अब जो भी जगह में इंजुरी हुआ है बहुत सारे प्लेटलेट्स वहाँ पे जाएंगे और आपस में एधेर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे,
और ये सब चीज़ क्यों होता है वो सब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे डिटेल। बट इस एग्रीगेशन या एधरेंस के लिए एसोसिएशन कौन ला रहा है? न्यूट्रोफिल्स। डन, समझ आ गया न्यूट्रोफिल का फंक्शन। देन और एक चीज यहाँ पे लिखा है पस एंड पस सेल्स। तो व्हाट इज पस? तो कहीं भी अगर हमको इन्फेक्शन हुआ है या इंजुरी हुआ है तो आप लोग देखे होंगे उस जगह से एक वाइटिश येलो फ्लूइड निकलता है, उसी को बोला जाता है पस। और पस में प्रेजेंट रहते हैं पस सेल्स। और वो पस सेल्स कौन कौन से हैं बेटा? WBC, बैक्टीरिया, अदर फॉरेन बॉडीज एंड सेल्यूलर डेब्रिस, ये सब मिल के ही पस सेल्स बना रहे हैं जो कि रिलीज कर रहे हैं पस। समझ आ गया। नेक्स्ट है इस्नोफिल्स। नाउ जब भी हमारे बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होता है उस टाइम में बॉडी लार्ज नंबर ऑफ इस्नोफिल्स को रिलीज कर रहा है जो कि मूव करेंगे वो टिश्यू की तरफ जहाँ पे पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हुआ है या फिर कोई एलर्जिक डिजीज हुआ है जैसे कि आस्थमा। Okay, now eosinophils are believed to release enzyme such as histamine that combat affected by parasites. Now basically अगर देखें तो हिस्टामिन रिलीज तो बेसोफिल ही करता है बेटा, लेकिन कभी कभी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के लिए भी हिस्टामिन रिलीज होता है जो कि इस्नोफिल करता है। और इस्नोफिल का काम क्या है बेटा? वो डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स को करता है। ओके, देन बेसोफिल। बेसोफिल का काम क्या है? हम सब पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बट पॉइंट वाइज बस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसोफिल का काम क्या है कि जहां भी इन्फ्लामेशन हुआ है वहां पे बेसोफिल्स जाके कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगा जैसे कि हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। नाउ व्हाट इज सेरोटोनिन? तो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे मूड को बैलेंस करता है। ओके, एंड बेसिकली ये तीनों ग्रेन्यूल्स या सब्सटेंस का काम क्या है? ये इन्फ्लामेशन शो करते हैं। अगर हमको कोई भी चीज़, कोई भी एलर्जी हुआ है तो आप देखे होगे वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेड कलर होके वो जगह फूल जाता है, मतलब वो जगह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है। तो वो गड़बड़ी को फिर हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो वो इन्फ्लामेशन या वो एलर्जिक रिएक्शंस या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करने का काम है बेसोफिल्स का। डन, समझ आया? देन नेक्स्ट फंक्शन किसका है बेटा? मोनोसाइट्स का। तो मोनोसाइट का काम क्या है? न्यूट्रोफिल के साथ मिलके काम कर रहा है, मतलब न्यूट्रोफिल के साथ ये लोग भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि कहीं भी कुछ इंजुरी होगा तो पहले तो न्यूट्रोफिल ही वो जगह में पहुंच जाएंगे, तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल के बाद ही पहुंचता है, बट अगेन लार्ज नंबर्स में पहुंचता है और मोर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। एंड ऑन अराइवल दे एनलार्ज, ये तो मैंने आपको बताया कि एक बार अगर मोनोसाइट अपने ब्लड स्ट्रीम से जहां भी इंजुरी हुआ है वो टिश्यू पहुंच गया तो वो बन जाता है मैक्रोफेजेस, जिसका काम है कि वो क्या करेगा? क्लीन अप करेगा हर चीज को, कोई सेलुलर डेब्रिस हो, कोई माइक्रोब्स हो, सबको वो क्लीन अप करते जाएगा बाय फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। डन। एंड नाउ जब ये जो सेल्स हैं मैक्रोफेजेस वो टिश्यू को एंटर कर जाते हैं फ्रॉम ब्लड तो उनको हम बोलते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस, जैसे कि कुफर सेल्स हो गए लीवर में, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हो गए लंग्स में, सिंपल मैक्रोफेजेस स्प्लीन में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपको आ सकता है लीवर के टिश्यू मैक्रोफेजेस का नाम बताओ, कुफर सेल्स, ठीक है। देन लास्ट फंक्शन हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स का। तो मैंने आपको बताया ही बच्चा कि 3 मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स। नाउ बी सेल एंड जो भी है मेजरली 2 क्लास है लिम्फोसाइट्स का, उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं बाय द टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स दे एलिसिट। जैसे अगर हम बी लिम्फोसाइट का बात करें तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, तो बी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट तो मैंने आपको बोला कि लिम्फोसाइट्स का काम ही है कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट अलग अलग तरीके से। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी दे रहा है जिसमें वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है, वेरेस टी लिम्फोसाइट और टी सेल्स जो इम्यूनिटी शो करते हैं उसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें वो लोग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट वो लोग डायरेक्ट किलिंग करते हैं कोई भी एंटीजेन का।
उसमें वो लोग वायरस, फंगी, ट्रांसप्लांटेड सेल्स, कैंसर सेल्स, सम बैक्टीरिया, ये सब को वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट किलिंग करते हैं। ऑल्सो टी सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एलर्जीज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ओके, एंड नेचुरल किलर सेल्स का अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, नेचुरल किलर सेल्स का काम होता है कि जनरली वो लोग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए रेस्पॉन्स शो करते हैं। ऑल्सो वो लोग कैंसरियस सेल्स के लिए भी रेस्पॉन्स शो करते हैं। अगर कोई भी ट्यूमर सेल्स फॉर्म हो रहा है तो फर्स्ट डिटेक्ट उस चीज़ को कौन कर पाता है, नेचुरल किलर सेल्स। समझ आ गया? कंप्लीट functions of white blood cell complete, overall white blood cells is complete. थर्ड टाइप ऑफ जो ब्लड सेल हम पढ़ेंगे दैट इज प्लेटलेट्स। आप लोग को हेडिंग दे देना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं बच्चा, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट शेप, तो प्लेटलेट्स का कैसा शेप रहता है, डिस्क लाइक, ओवल शेप और बाइकन्वेक्स मॉर्फोलॉजी। जैसे आरबीसी का बाइकनकेव था, प्लेटलेट्स का बाइकन्वेक्स मॉर्फोलॉजी होता है। अगर मैं आप लोग को शेप दिखाऊं तो दिस इज द शेप। देखो ये जो रेड कलर का है रेड ब्लड सेल है, वाइट कलर में वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल का कोई शेप नहीं होता, हमने पढ़ा है ये चीज। प्लेटलेट्स को देखो, दिस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्लेटलेट्स। अब क्या होता है, प्लेटलेट्स नॉर्मली तो राउंड ही रहते हैं, ओवल लाइक रहते हैं, डिस्क लाइक रहते हैं, बट जब ब्लीडिंग होता है, जब कहीं पे ब्लीडिंग इंजुरी हो जाता है तो प्लेटलेट्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू अ स्टार लाइक शेप विथ लॉन्ग टेंटकल्स। इनके ऐसे टेंटकल्स निकल आते हैं, स्यूडोपोडिया टाइप स्ट्रक्चर ये लोग फॉर्म कर देते हैं सो दैट इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये एक दूसरे से लिंक कर पाए। हम ये चीज़ ब्लड क्लॉटिंग में भी पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं, एडर कर जाते हैं। बहुत सारे प्लेटलेट्स अपने आप में एक क्या बोलेंगे, प्लग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण सीलिंग हो पाता है इंजुरी एरिया का। बट वो सब चीज़ हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, अभी आप बस प्लेटलेट का शेप समझ जाओ, ठीक है। देन साइज अगर हम देखें तो दे मेजर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लाइफ स्पान इनका है ओनली 2 to 5 डेज। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट अगर हम देखें तो इट इज अबाउट 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। देन एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इट मीन्स अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स and it can cause clotting disorders leading to excessive blood loss from the body. That means क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जा रहा है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। और इसमें क्या होंगे, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ऑब्वियसली ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आएंगे जिसके कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा बॉडी से। देन लाइक आरबीसी, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। And also very much important point that platelets are only present exclusively in mammals case. They are unique to mammals. Done. डायग्राम हमने देख लिया। नेक्स्ट क्रिटिकल काउंट, दैट मीन्स नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए वो तो हम देख चुके हैं, ओके। बट अगर हम देखें तो अगर थ्रोम्बोसाइट्स का वैल्यू 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाता है दैट मीन्स लेस। नॉर्मली कितना होना चाहिए हम देखें 1.5 to 3.5 लाख के आसपास रहता है। अगर ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा फॉल कर जा रहा है तो बॉडी में एक डिजीज होने लगता है जिसको बोला गया है परप्यूरा डिजीज, जिसमें क्या होता है ओवरऑल पूरे बॉडी में रेड स्पॉट्स और रैशेस आ जाते हैं। मतलब सिंपली मैं अगर बोलूं कि नॉर्मल रेंज तो लाख ही है प्लेटलेट्स का, बट अगर 40,000 से नीचे आ गया तो वो हो जाएगा क्रिटिकल कंडीशन। उस कंडीशन में बॉडी में पूरे रेड स्पॉट्स आने लग जाएंगे जिसको कि हम परप्यूरा डिजीज बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। कैसे ग्रेन्यूल्स, basophilic granules that can be stained by methylene blue color. They are present in the cytoplasm of platelets. Next is formation. तो एक्चुअली मैं आपको बोलूँ तो प्लेटलेट्स इज नॉट अ ट्रू सेल। प्लेटलेट्स एक टाइप से ट्रू सेल है ही नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ अ सेल। एक सेल होता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स,
ओके, तो बेसिकली प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल. ओके, देन लास्ट इज फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. फंक्शन क्या है बेटा? तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन, ये और होगा, ठीक है, कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है. उसके बाद इट रिपेयर्स द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वास्कुलर सिस्टम बाय फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग. प्लेटलेट प्लग क्या होता है बेटा? तो ये मेजरली तो हम ब्लड क्लॉटिंग में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बहुत सारे ब्लड प्लेटलेट्स आपस में मिल के लिंक होके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जो कि इंजुरी एरिया को सील करने में हेल्प करता है. तो वही प्लग फॉर्मेशन होता है. ऑल्सो नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स सिंथेसाइज अ प्रोटीन जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, या जिसको हम लोग कोआगुलेशन फैक्टर बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर बोलते हैं. इसको भी ब्लड प्लेटलेट्स सिक्रेट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. ऑल्सो नंबर 4 में लिखा है इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन. नाउ व्हाट इज सेरोटोनिन? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी. एक टाइप का हार्मोन होता है बेटा, और इसका काम क्या होता है? तो ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में हैप्पीनेस, एंजाइटी, ओवरऑल मूड. दैट मीन्स अगर हम बोलें तो ये एक टाइप का नेचुरल मूड स्टेबिलाइजर है. हमको जो भी फीलिंग आ रहा है, हम खुश हैं, दुखी हैं, एंजाइटी आ रही है, वो सब चीज़ हमारा जो मूड चेंजर हार्मोन है वो है सेरोटोनिन हार्मोन, और उसको भी सिंथेसाइज करता है ब्लड प्लेटलेट्स. डन, समझ आ गया आप लोग को? आप लोग को ब्लड प्लेटलेट्स हेडिंग देना है और उसके अंदर आप लोग को ये सारी पॉइंट्स लिखने हैं अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स. नेक्स्ट बच्चा, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक मतलब सिंपल चार्ट बना दी हूँ, जिससे आप लोग को कुछ कंडीशंस जो आप लोग को याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ऑब्वियसली ये आपको अपने थ्योरी में मेंशन नहीं करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चीज़ों को याद करने में आपको आसानी होगी. जैसे हमने पढ़ा, अगर आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा ब्लड में तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया. ठीक है, अगर आरबीसी का काउंट लेस हो गया ब्लड में तो उसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटोपिनिया. ठीक है. नेक्स्ट, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया तो वो कंडीशन हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस. डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो गया तो दैट विल बी ल्यूकोपिनिया. अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया अनकंट्रोल्ड तो दैट विल लीड टू ब्लड कैंसर, और हम उस कंडीशन को ल्यूकेमिया भी बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अगर ब्लड में प्लेटलेट काउंट बढ़ गया है तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. डन, दीज आर द एबनॉर्मेलिटीज दैट आर रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ब्लड सेल काउंट. अब आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए. नेक्स्ट, और एक चीज ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस. अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये सब. सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज इरिथ्रोपोइसिस. पोइसिस मतलब फॉर्मेशन. डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन ल्यूकोपोइसिस. प्लेटलेट फॉर्मेशन थ्रोम्बोपोइसिस. डन, समझ आ गया आप लोग को? और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये कहाँ बनते कहाँ हैं, इनका साइट क्या है बनने का? तो दैट इज बोन मैरो, बट आफ्टर बर्थ. ओके, आफ्टर बर्थ बोन मैरो इज द साइट. डन, क्लियर? लास्ट अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड तो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को चीज़ें बता दी. लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड. तो ब्लड का फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए एक पेज में समरी में सबका फंक्शंस लिख दी हूँ. तो फर्स्ट मेजर फंक्शन अगर हम देखें ब्लड का तो वो है ट्रांसपोर्टेशन. अब ब्लड बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. जैसे फर्स्ट हो गया रेस्पिरेटरी गैस. तो ब्लड क्या कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड. डन, समझ आ चुका है ये चीज़ आप लोग को. नेक्स्ट चीज़, ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करती है? न्यूट्रिएंट्स. तो ब्लड का काम क्या है कि जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल टू ऑल द बॉडी सेल्स. नेक्स्ट, ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट और मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट.
लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो कि लीवर में फॉर्म होते हैं उनको ये क्या करता है, लीवर एंड टिश्यूज से कैरी कर देता है टू द किडनी फॉर अल्टीमेट एक्सक्रीशन प्रोसेस. एंड लास्टली ब्लड ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स विच आर द केमिकल मैसेंजर्स जिनको कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट कर रहे हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके उनके रेस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी किसका है बेटा, ब्लड का है. ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है ब्लड का, रेगुलेशन. क्या क्या रेगुलेट कर रहा है, फर्स्ट तो पीएच को बैलेंस कर रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड में जो आरबीसी है वो एक बफर के जैसे काम करते हैं और ब्लड को अल्कालाइन नेचर या स्टेबल पीएच में मेंटेन करके रखते हैं. देन टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ ब्लड का काम क्या है बेटा कि इट डिस्ट्रीब्यूट्स मेटाबॉलिक हीट यूनिफॉर्मली. बॉडी में जितना भी हीट प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, ब्लड थ्रू आउट द बॉडी उसको वेल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस कंडीशन मेंटेन होके रहे. और क्या कर रहा है बेटा, फ्लूइड एंड वाटर को बैलेंस कर रहा है. दैट मीन्स प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस करके रखता है ब्लड इन ऑल द टिश्यूज एंड ओवरऑल इन द बॉडी. थर्ड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन. तो ब्लड क्या कर रहा है बेटा, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है. कैसे, ब्लड के पास प्रेजेंट है WBCs जिनका काम है कि वो बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शंस एंड दे इंजेस्ट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस. नेक्स्ट क्लॉटिंग. ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्लेटलेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स लाइक फिब्रिनोजन जो कि रैपिडली क्या कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कर रहे हैं और जहां भी हमारा इंजुरी हो रहा है वहां पे क्लॉट फॉर्म कर देते हैं जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो सके. डन, ओके, दैट्स इट, कंप्लीटेड. बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आप लोग के ब्लड में से आता ही है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, नोट्स लिख लिए, डायग्राम्स देख लिए, फ्लो चार्ट देख लिए. आई होप दिस इज़ वेरी मच सफिशिएंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि आप लोग को मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूँ. आई होप आप लोग क्लियर हुए भी हैं. अगर आप लोग को मेरा पढ़ाने का स्टाइल, कंटेंट ये सब पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक button, please share it among your friends. If you have not subscribed the channel then please subscribe the channel to get notifications for further videos. और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही क्लास में प्रॉमिस कर दिया था कि I will be very regular and I will try to upload your videos वेरी सून. जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेके आते रहूँ और आप लोग भी अपनी तरफ से ट्राई कीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग का 4th सेमेस्टर एग्जाम अटेंड करें. ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय.